बौने लंबी नाक का इतिहास। ये सोचना एक बड़ी गलती है कि परियां, चुड़ैलें, जादूगर और ऐसे लोग सिर्फ पूर्वी देशों में और खलीफा हारून अल रशीद के समय में ही रहते थे। परियां और उनके जैसे लोग हर देश और हर युग में पाए जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हमें अब उनमें से बहुत सारे देखने को मिलेंगे अगर हमें पता हो कि कैसे। जर्मनी के एक बड़े शहर में करीब 200 साल पहले एक मोची और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब और मेहनती थे। वो आदमी सड़क के कोने पर एक छोटी सी दुकान पर दिन भर बैठता था और जो भी जूते उसके पास आते थे उनकी मरम्मत करता था। उसकी पत्नी अपने बगीचे में उगाए गए फल और सब्जियां बाजार में बेचती थी, और चूंकि वो हमेशा साफ सुथरी रहती थी और उसका सामान आकर्षक ढंग से फैला रहता था, इसलिए उसके पास बहुत से ग्राहक आते थे। दंपत्ति का एक लड़का था जिसका नाम जेम था। 12 साल का एक सुंदर, खुशनुमा चेहरा वाला लड़का, जो अपनी उम्र के हिसाब से लंबा था। वह बाजार में अपनी माँ के पास बैठता था और लोग जो कुछ भी खरीदते थे उसे घर ले आता था, जिसके बदले में लोग अक्सर उसे एक सुंदर फूल या केक का एक टुकड़ा या यहाँ तक कि कुछ छोटे सिक्के भी देते थे। एक दिन जेम और उसकी माँ हमेशा की तरह बाजार में बैठे थे। बोर्ड पर बहुत सारी अच्छी जड़ी बूटियां और सब्जियां फैली हुई थीं, और कुछ छोटी टोकरियों में नाशपाती, सेब और खुबानी भी थीं। जेम ने अपनी सारी चीजें ऊंची आवाज में चिल्लाकर बताईं। इस तरफ, सज्जनों, ये प्यारी गोभी और ये ताज़ी जड़ी बूटियां देखिए। जल्दी पकने वाले सेब, देवियों, जल्दी पकने वाले नाशपाती और खुबानी, और सब सस्ते। आइए, खरीदिए, खरीदिए। जब वह चिल्ला रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत बाजार में आई। वो बहुत फटी हुई दिख रही थी। उसका चेहरा छोटा और तीखा था, झुर्रियां थीं, आंखें लाल थीं और उसकी पतली नुकीली नाक थी जो लगभग उसकी थोड़ी से मिलती थी। वो एक लंबी छड़ी पर टिकी हुई थी और लंगड़ाती हुई, घिसकती हुई और लड़खड़ाती हुई चल रही थी, मानो वह किसी भी क्षण अपनी नाक के बल गिर जाएगी। इस तरह वह चलती हुई उस स्टाल तक पहुंची जहां जेम और उसकी माँ थे, और वहीं रुक गई। क्या आप जड़ी बूटी बेचने वाली हन्ना हैं? उसने कर्कश स्वर में पूछा और उसका सिर इधर उधर हिल रहा था। हाँ, मैं हूँ, जवाब मिला। क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? हम देखेंगे, हम देखेंगे। मुझे उन जड़ी बूटियों को देखने दो। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास वह है जो मैं चाहती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा, और उसने अपने दोनों भयानक भूरे हाथों को जड़ी बूटियों की टोकरी में डाला और अपनी पतली उंगलियों से सभी करीने से पैक की गई जड़ी बूटियों को पलटना शुरू कर दिया, अक्सर उन्हें अपनी नाक के पास रखकर सूंघती। मोची की पत्नी को अपने सामान के साथ ऐसा व्यवहार देखकर बहुत घृणा हुई, लेकिन वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब बूढ़ी डायन ने पूरी टोकरी पलट दी, तो वह बुदबुदाई, बहुत खराब सामान, बहुत खराब सामान। 50 साल पहले तो ये बहुत अच्छा था, सब खराब। इससे जेम बहुत क्रोधित हो गया। तुम बहुत असभ्य बूढ़ी औरत हो, वह चिल्लाया। पहले तो तुम हमारी सारी अच्छी जड़ी बूटियों को अपनी भयंकर भूरी उंगलियों से खराब कर देती हो और अपनी लंबी नाक से उन्हें तब तक सूंघती हो जब तक कोई और उन्हें खरीदने की परवाह नहीं करता, और फिर तुम कहती हो कि यह सब खराब सामान है, हालांकि ड्यूक का रसोया खुद अपनी सारी जड़ी बूटियां हमसे खरीदता है। बूढ़ी औरत ने उस शरारती लड़के को तीखी नज़र से देखा, अप्रिय ढंग से हंसी और कहा, तो तुम्हें मेरी लंबी नाक पसंद नहीं है, बेटा? अच्छा, तुम्हें भी अपनी नाक लगवा लेनी चाहिए, थोड़ी तक। बोलते हुए वह गोभी के टोकरे की ओर बढ़ी, एक के बाद एक गोभी उठाए, उन्हें जोर से दबाया और वापस फेंक दिया, फिर से बुदबुदाते हुए बोली, बुरी चीज़, बुरी चीज़। अपना सिर इस तरह से मत हिलाओ, जेम ने बेचैनी से विनती की। तुम्हारी गर्दन गोभी के डंठल जितनी पतली है, और यह आसानी से टूट सकती है, और तुम्हारा सिर टोकरी में गिर सकता है, और फिर कौन कुछ खरीदेगा? क्या तुम्हें पतली गर्दन पसंद नहीं है? बूढ़ी औरत हंसी। तो तुम्हें कोई गर्दन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने कंधों के बीच एक सिर रखना चाहिए ताकि वह गिर न जाए। अंत में माँ ने कहा, बच्चे से ऐसी बकवास मत करो। यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो कृपया जल्दी करें, क्योंकि आप अन्य ग्राहकों को दूर रख रहे हैं। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी, बुढ़िया ने गुस्से से कहा।
मैं ये 6 गोभी खरीदूंगी, लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं सिर्फ अपनी छड़ी के सहारे चल सकती हूँ और कुछ भी नहीं उठा सकती। अपने लड़के को उन्हें मेरे लिए घर ले जाने दो और मैं उसकी परेशानी के लिए उसे पैसे दूंगी। छोटे बच्चे को यह अच्छा नहीं लगा और वह रोने लगा, क्योंकि वह बूढ़ी औरत से डर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह सोचती थी कि ऐसे कमजोर बूढ़े प्राणी की मदद न करना गलत है। इसलिए अभी भी रोते हुए उसने गोभी को एक टोकरी में इकट्ठा किया और बूढ़ी औरत के पीछे पीछे बाजार की ओर चल दिया। छोटे से शहर के दूर के हिस्से तक पहुंचने में उसे आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन आखिरकार वह एक छोटे से टूटे फूटे घर के सामने रुकी। उसने अपनी जेब से एक जंग लगा हुआ पुराना हुक निकाला और उसे दरवाजे के एक छोटे से छेद में लगा दिया, जो अचानक खुल गया। जब वे अंदर गए तो जेम को कितना आश्चर्य हुआ। घर शानदार ढंग से सजा हुआ था, दीवारें और छत संगमरमर की थी, सोने और कीमती पत्थरों से जड़े आबनूस के फर्नीचर, इतने चिकने फिसलन भरे कांच का फर्श कि छोटा सा लड़का एक से ज्यादा बार नीचे गिर गया। बूढ़ी औरत ने एक चांदी की सीटी निकाली और उसे तब तक बजाया जब तक कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज न गई। तुरंत ही बहुत सारे गिनी पिग सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आए, लेकिन जेम को यह अजीब लगा कि वे सभी अपने पिछले पैरों पर चल रहे थे। निचल्स के जूते और पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे, जबकि उनकी टोपियां भी नए फैशन की थीं। मेरे चप्पल कहाँ हैं, आलसी लोग, बूढ़ी औरत चिल्लाई और अपनी छड़ी से मारने लगी। मैं यहाँ कब तक इंतजार करती रहूंगी। वे फिर से ऊपर की ओर भागे और चमड़े से बने कोकोनट्स के एक जोड़े के साथ लौटे, जिसे उसने अपने पैरों में पहना। अब लंगड़ाना और घिसटना सब खत्म हो गया था। उसने अपनी छड़ी फेंक दी और कांच के फर्श पर तेजी से चलने लगी, अपने पीछे छोटे जेम को खींचती हुई। अंत में वह एक कमरे में रुकी जो लगभग रसोई जैसा लग रहा था। ये बर्तनों और धूपदानों से भरा हुआ था, लेकिन मेजें महोगनी की थीं और सोफे और कुर्सियां सबसे बढ़िया सामान से सजी थीं। बैठ जाओ, बूढ़ी औरत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, और उसने जेम को सोफे के एक कोने में धकेल दिया और उसके सामने एक मेज रख दी। बैठ जाओ, तुम्हें लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ी है और भारी बोझ उठाना पड़ा है, और मुझे तुम्हारी परेशानी के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। थोड़ा रुको और मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सूप दूंगी जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। ऐसा कहते हुए उसने फिर सीटी बजाई। सबसे पहले गिनी पिग पुरुषों के कपड़े पहने हुए आए। उन्होंने बड़े रसोई के एप्रन बांध रखे थे और उनकी बेल्ट में नक्काशी करने वाले चाकू और सॉस के बर्तन और ऐसी ही अन्य चीजें फंसी हुई थीं। उनके बाद कई गिलहरियां उछलती हुई आईं। वे भी अपने पिछले पैरों पर चल रही थीं, पूरी तुर्की पतलून पहने हुए थीं और उनके सिर पर छोटी हरी मखमली टोपियां थीं। वे रसोई के काम करने वाले लग रहे थे, क्योंकि वे दीवारों पर चढ़ रहे थे और बर्तन, पैन, अंडे, आटा, मक्खन और जड़ी बूटियां निचेला रहे थे, जिन्हें वे चूल्हे तक ले जा रहे थे। यहाँ बूढ़ी औरत इधर उधर भाग रही थी और जेम देख सकता था कि वो उसके लिए कुछ बहुत खास पका रही थी। आखिरकार शोरबा उबलने लगा और उसने सॉस पैन को हटा दिया और इसकी सामग्री को एक चांदी के कटोरे में डाल दिया, जिसे उसने जेम के सामने रख दिया। लो मेरे बेटे, उसने कहा, ये सूप खाओ और फिर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मेरे बारे में इतना पसंद था। और तुम एक चतुर रसोइया भी बनोगे, लेकिन असली जड़ी बूटी नहीं, असली जड़ी बूटी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ ने इसे अपनी टोकरी में क्यों नहीं रखा? बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन वह सूप को अच्छी तरह समझ गया था, जो बहुत स्वादिष्ट था। उसकी माँ ने उसे कई बार अच्छी चीजें दी थीं, लेकिन इससे पहले कभी भी कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगा था। कटोरे से जड़ी बूटियों और मसालों की महक आ रही थी, और सूप का स्वाद एक साथ मीठा और तीखा दोनों था, और बहुत तीखा था। जब वह इसे खत्म कर रहा था, तो गिनी पिग ने कुछ अरबी धूप बत्ती जलाई, जिसने धीरे धीरे कमरे को नीले वाष्प के बादलों से भर दिया। वे घने और घने होते गए और गंध ने लगभग लड़के को जकड़ लिया। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन जब भी वह जाने के लिए खुद को जगाने की कोशिश करता, तो वह फिर से उनींदा हो जाता
और आखिरकार वह सोफे के कोने में गहरी नींद में सो गया। उसे अजीब सपने आए। उसने सोचा कि बूढ़ी औरत ने उसके सारे कपड़े उतार दिए हैं और उसे गिलहरी की खाल में लपेट दिया है, और वह दूसरी गिलहरियों और गिनी सुअरों के साथ घूम रहा है, जो सभी बहुत ही अच्छे और अच्छे व्यवहार वाले थे और बूढ़ी औरत की सेवा कर रहे थे। सबसे पहले उसने उसके नारियल के जूतों को तेल से साफ करना और उन्हें रगड़ना सीखा। फिर उसने छोटे छोटे सूरज के पतंगों को पकड़ना और उन्हें महीन छलनी से रगड़ना सीखा और उनसे आटा बनाकर उस दांतहीन बूढ़ी औरत के लिए मुलायम रोटी बनाई। इस तरह वह एक तरह की नौकरी से दूसरी तरह की नौकरी में जाता रहा, हर नौकरी में 1 साल बिताता रहा और चौथे साल में उसे रसोई में पदोन्नत कर दिया गया। यहाँ उसने अंडर स्कूलियन से लेकर हेड पेस्ट्री कुक तक का काम किया और सबसे बड़ी निपुणता हासिल की। वो सभी सबसे कठिन व्यंजन बना सकता था और 200 अलग अलग तरह की पैटीज, हर तरह की जड़ी बूटियों से बने सूप बना सकता था। उसने ये सब सीख लिया था और अच्छी तरह और जल्दी से सीख लिया था। जब वह 7 साल तक बुढ़िया के साथ रहा तो एक दिन जब वह बाहर जा रही थी तो उसने उसे आदेश दिया कि एक मुर्गे को मारकर उसका मांस निकाल ले, उसमें जड़ी बूटियां भर दे और जब तक वह वापस आए तब तक उसे अच्छे से भून ले। उसने ये बिल्कुल नियम से किया। उसने मुर्गे की गर्दन मरोड़ी, उसे उबलते पानी में डुबोया, ध्यान से सारे पंख निकाले और त्वचा को अच्छी तरह से रगड़कर चिकना किया। फिर वह उसे भरने के लिए जड़ी बूटियां लाने चला गया। स्टोर रूम में उसने एक आधी खुली अलमारी देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अंदर झांका और देखा कि बहुत सारी टोकरियां थीं जिनसे एक तेज और अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने एक खोली और उसमें एक बहुत ही असामान्य जड़ी बूटी पाई। तने और पत्तियां नीले हरे रंग की थीं और उनके ऊपर एक छोटा सा फूल था जो गहरे चमकीले लाल रंग का था, जिसके किनारे पीले रंग के थे। उसने फूल को देखा, उसे सूंघा और पाया कि उसमें से वही तेज अजीब खुशबू आ रही थी जो उस सूप से आ रही थी जो बुढ़िया ने उसके लिए बनाया था। लेकिन गंध इतनी तेज थी कि वह बार बार छींकने लगा और आखिरकार उसकी नींद खुल गई। वहाँ वह बूढ़ी औरत के सोफे पर लेट गया और आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगा। अच्छा, कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कितने अजीब सपने देखता है। उसने खुद से कहा, क्यों, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं एक गिलहरी, गिनी पिग और ऐसे ही जीवों का साथी था और एक बेहतरीन रसोइया भी बन गया था। जब मैं उसे बताऊंगा तो माँ कितनी हंसेगी, लेकिन क्या वह मुझे डांटेगी नहीं कि मैं बाजार में उसकी मदद करने के बजाय यहाँ एक अजनबी घर में सो रहा हूँ। वह उछलकर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी सारी टांगें अभी भी उसकी लंबी नींद की वजह से अकड़ गई थीं, खास तौर पर उसकी गर्दन, क्योंकि वह आसानी से अपना सिर नहीं हिला पा रहा था और वह अपनी मूर्खता पर हंस रहा था कि वह अभी भी इतना नींद में था कि वह अपनी नाक दीवार या अलमारियों से टकराता रहता था। गिलहरियां और गिनी पिग उसके पीछे पीछे फुसफुसाते हुए भागे, मानो वे भी जाना चाहें, और जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने उनसे विनती की कि वे भी आ जाएं, लेकिन वे सभी मुड़े और जल्दी से वापस घर में भाग गए। शहर का वह हिस्सा दूर था और जेम को वहां की कई सनकरी गलियां नहीं पता थीं और वो उनकी घुमावदार गलियों और लोगों की भीड़ को देखकर हैरान था, जो किसी शो के लिए उत्साहित लग रहे थे। उसने जो सुना उससे उसे लगा कि वे किसी बौने को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उसने उन्हें पुकारते हुए सुना, जरा इस बदसूरत बौने को तो देखो। उसकी नाक कितनी लंबी है और देखो उसका सिर उसके कंधों के बीच कैसे फंसा हुआ है, और सिर्फ उसके बदसूरत भूरे हाथों को देखो। अगर उसे अपनी माँ के पास वापस जाने की इतनी जल्दी नहीं होती तो वह भी चला जाता, क्योंकि उसे दिग्गजों और बौनों और इस तरह के शो बहुत पसंद थे। जब वह बाजार में पहुंचा तो वह काफी हैरान था। वहां उसकी माँ बैठी थी, उसकी टोकरियों में अभी भी काफी सारे फल थे, इसलिए उसे लगा कि वह इतनी देर तक सो नहीं सकता था, लेकिन उसे लगा कि वह उदास थी, क्योंकि उसने राहगीरों को आवाज नहीं दी, बल्कि अपने सिर को अपने हाथ पर टिकाए बैठी रही, और जैसे जैसे वह पास आया उसे लगा कि वह सामान्य से ज्यादा पीली दिख रही थी। वह सोच में पड़ गया कि क्या करे, लेकिन आखिरकार वह उसके पीछे गया, उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, माँ, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? वह तेजी से घूमी और भय से चीखते हुए उछल पड़ी। तुम क्या चाहते हो, ग्रेनिथ बौने?
वह चिल्लाई, दूर हो जाओ, मैं ऐसी चालें बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ, तुम्हें क्या हो गया है? जैम ने डरते हुए कहा, तुम ठीक नहीं हो सकती। तुम अपने बेटे को क्यों भगाना चाहती हो? मैंने पहले ही कह दिया है, भाग जाओ, हन्ना ने काफी गुस्से से कहा। तुम अपने खेल से मुझसे कुछ नहीं पाओगे, राक्षस। ओह ओह, वो अपने मन में ही भटक रही होगी, लड़के ने मन ही मन कहा। मैं उसे घर कैसे ला सकता हूँ? प्यारी माँ, मेरी तरफ ध्यान से देखो। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ जेम? अच्छा, क्या तुमने कभी ऐसी धृष्टता सुनी है? हन्ना ने पड़ोसी की ओर मुड़ते हुए पूछा। बस उस डरावने बौने को देखो, क्या तुम यकीन करोगे कि वह चाहता है कि मैं उसे अपना बेटा जेम समझूं? तभी बाजार की सभी महिलाएं एकत्रित हुईं और आपस में बातें करने लगी तथा जितना हो सका डांटने लगी और कहा कि श्रीमती हन्ना का मजाक उड़ाना कितनी शर्म की बात है, जो अपने सुंदर लड़के के खोने के गम से कभी उबर नहीं पाई, जिसे 7 साल पहले उनसे चुरा लिया गया था। और उन्होंने धमकी दी कि यदि वह तुरंत वहां से नहीं गया तो वे जेम पर टूट पड़ेंगी और उसे बुरी तरह खरोंच डालेंगी। बेचारे जेम को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब का क्या मतलब निकाले। उसे पक्का यकीन था कि वह आज सुबह ही अपनी माँ के साथ बाजार गया था, दुकान लगाने में मदद की थी, बूढ़ी औरत के घर गया था, जहाँ उसने थोड़ा सूप पिया और थोड़ी देर सोया, और अब जब वह वापस आया तो वे सभी 7 सालों की बातें कर रहे थे। और वे उसे एक भयानक बौना कहते थे। क्यों? उसे क्या हो गया था? जब उसने पाया कि उसकी माँ का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वह आंखों में आंसू लिए मुड़ा और उदास होकर सड़क पर अपने पिता की दुकान की ओर चला गया। अब मैं देखूंगा कि वह मुझे पहचानता है या नहीं, उसने सोचा। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर उससे बात करूंगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दरवाजे पर खड़ा हो गया और अंदर देखने लगा। मोची काम में इतना व्यस्त था कि कुछ देर तक तो वह उसे देख ही नहीं पाया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नज़र अपने आगंतुक पर पड़ी और उसने जूते, धागे और बाकी सब कुछ जमीन पर गिरा दिया और डर के मारे चिल्लाया, हे भगवान! यह क्या है? शुभ संध्या, गुरुजी, लड़के ने अंदर आते हुए कहा। आप कैसे हैं? बहुत बीमार हैं, छोटे साहब, पिता ने उत्तर दिया, जिससे जेम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उसे जानता नहीं था। कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है। मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, और कामगार बहुत महंगा है। लेकिन क्या आपका कोई बेटा नहीं है जो धीरे धीरे आपका काम सीख सके? जेम ने पूछा। मेरे पास एक था, उसका नाम जेम था, और अब तक वो 20 साल का एक लंबा और मजबूत लड़का हो चुका होगा और मेरी अच्छी तरह से मदद कर सकता था। जब वह केवल 12 साल का था तो वो काफ़ी तेज और फुर्तीला था, और उसने कई छोटी छोटी चीज़ें सीख ली थीं, और वो एक अच्छा दिखने वाला लड़का भी था और खुशमिजाज, इसलिए ग्राहक उससे आकर्षित होते थे। अच्छा अच्छा, दुनिया तो यही चलती है। लेकिन आपका बेटा कहाँ है? जैम ने कांपती आवाज में पूछा। भगवान ही जानता है, आदमी ने जवाब दिया। 7 साल पहले उसे बाजार से चुरा लिया गया था और हमने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। 7 साल पहले? जेम ने भयभीत होकर कहा। हाँ, वास्तव में 7 साल पहले, हालांकि ऐसा लगता है कि यह कल की बात है। मेरी पत्नी चीखती चिल्लाती वापस आई और कहा कि बच्चा पूरे दिन वापस नहीं आया। मैंने हमेशा सोचा और कहा कि ऐसा ही कुछ होगा। जेम एक सुंदर लड़का था और हर कोई उसका बहुत ख्याल रखता था, और मेरी पत्नी को उस पर बहुत गर्व था, और उसे यह पसंद था कि वह सब्जियां और अन्य सामान दादा दादी के घर ले जाए, जहां उसे दुलार किया जाता था और उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। लेकिन मैं कहा करता था, ध्यान रखना, शहर बड़ा है, इसमें बहुत से बुरे लोग हैं, जेम पर कड़ी नज़र रखना। और ऐसा ही हुआ। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने बहुत सारी चीजें खरीदी, जितनी वो उठा सकती थी उससे कहीं ज्यादा, इसलिए मेरी पत्नी, एक दयालु आत्मा होने के नाते, उसे लड़का उधार दे दिया और हमने उसे तब से कभी नहीं देखा। और आप कहते हैं कि वह 7 साल पहले की बात है? हाँ, 7 साल। हमने उसे रोया रोया हम घर घर गए। बहुत से लोग उस सुंदर लड़के को जानते थे और उससे प्यार करते थे, लेकिन ये सब व्यर्थ था। कोई भी उस बूढ़ी औरत को नहीं जानता था जो सब्जियां खरीदती थी,
केवल एक बूढ़ी औरत जो 90 साल की है ने कहा कि यह परी हरबालाइन हो सकती है, जो हर 50 साल में एक बार चीजें खरीदने के लिए शहर में आती है। जैसे जैसे उसके पिता बोलते गए, जेम के दिमाग में चीजें साफ होती गईं और अब उसे एहसास हुआ कि वह सपना नहीं देख रहा था, बल्कि उसने वाकई गिलहरी के रूप में 7 साल तक बूढ़ी औरत की सेवा की थी। जब उसने ये सोचा तो उसके दिल में गुस्सा भर गया। उसकी जवानी के 7 साल उससे छीन लिए गए थे और बदले में उसे क्या मिला था? कोकोनट्स को रगड़ना, कांच के फर्श को चमकाना और गिनी पिग से खाना बनाना सीखना। वो वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिरकार उसके पिता ने उससे पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, युवा सज्जन? क्या मैं आपके लिए एक जोड़ी चप्पल बना दूं, या शायद, मुस्कुराते हुए, आपकी नाक के लिए एक केस? तुम्हें मेरी नाक से क्या लेना देना है? जेम ने पूछा। और मुझे इसके लिए केस की क्या जरूरत है? ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, मोची ने जवाब दिया, लेकिन मुझे कहना होगा कि अगर मेरी नाक ऐसी होती तो मैं इसके लिए एक बढ़िया लाल चमड़े का कवा बनवाता। यह एक बढ़िया चीज है, और सोचो कि यह तुम्हारे लिए कितनी सुरक्षा होगी। वैसे भी, तुम लगातार चीजों से टकराते रहते होगे। लड़का डर के मारे गूंगा हो गया। उसने अपनी नाक टटोली। यह मोटी थी और लगभग 2 हाथ लंबी थी। तो फिर बूढ़ी औरत ने उसका आकार बदल दिया था, और यही कारण था कि उसकी अपनी माँ उसे नहीं जानती थी और उसे एक भयानक बौना कहती थी। गुरुजी, उसने कहा, क्या आपके पास ऐसा कोई शीशा है जिसमें मैं स्वयं को देख सकूं? युवा सज्जन, जवाब था, आपकी शक्ल सूरत ऐसी नहीं है कि आप घमंडी हो जाएं, और शीशे में देखने में अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा, मेरे पास यहाँ कोई शीशा नहीं है, और अगर आपको शीशा चाहिए ही है तो बेहतर होगा कि आप अबन्नाई से, जो सड़क के उस पार रहता है, अपना शीशा उधार मांग लें। सुप्रभात, ये कहते हुए उसने जेम को धीरे से सड़क पर धकेल दिया, दरवाजा बंद कर दिया और अपने काम पर वापस चला गया। जेम उस नाई के पास गया, जिसे वह पुराने दिनों से जानता था। सुप्रभात, अबन, उसने कहा, क्या मैं एक क्षण के लिए अपने आप को तुम्हारे शीशे में देख सकता हूँ? खुशी से, नाई ने हंसते हुए कहा, और उसकी दुकान के सभी लोग भी हंसने लगे। तुम एक सुंदर युवक हो, तुम्हारी हंस जैसी गर्दन और गोरे हाथ और छोटी नाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन जब तक चाहो अपने आप को देखो। नाई ने ऐसा कहा और कमरे में हंसी की आवाज गूंज उठी। इस बीच जेम शीशे के पास जाकर खड़ा हो गया और उदास होकर अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपने बेटे को फिर से नहीं जान पाई, प्यारी माँ, उसने सोचा। जब आपको उसके रूप पर इतना गर्व था तब वह ऐसा नहीं था। उसकी आंखें सुअरों की आंखों की तरह बहुत छोटी हो गई थीं, उसकी नाक बहुत बड़ी थी और उसके मुंह और ठोड़ी पर लटक रही थी, उसका गला पूरी तरह से गायब हो गया था, और उसका सिर उसके कंधों के बीच अकड़कर टिका हुआ था। वह 7 साल पहले की तुलना में ज्यादा लंबा नहीं था, जब वह 12 साल से ज्यादा का नहीं था, लेकिन उसकी चौड़ाई बराबर थी, और उसकी पीठ और छाती 2 बड़े बोरों की तरह गांठों में बदल गई थी। उसके पैर छोटे और पतले थे, लेकिन उसकी बाहें एक बड़े आदमी की तरह बड़ी थीं, बड़े भूरे हाथ और लंबी पतली उंगलियां थीं। तभी उसे वह सुबह याद आई जब उसने पहली बार उस बूढ़ी औरत को देखा था, और उसकी धमकियां भी, और वह बिना कुछ कहे नाई की दुकान से चला गया। उसने फिर से अपनी माँ के पास जाने का निश्चय किया और उसे बाजार में ही पाया। उसने उससे चुपचाप सुनने की विनती की, और उसने उसे उस दिन की याद दिलाई जब वह बूढ़ी औरत के साथ गया था, और अपने बचपन की कई बातें बताईं, और उसे बताया कि कैसे परी ने उसे मोहित कर लिया था, और उसने 7 साल तक उसकी सेवा की थी। हन्ना को समझ में नहीं आया कि क्या सोचे। कहानी बहुत अजीब थी, और उसे यह सोचना असंभव लग रहा था कि उसका सुंदर लड़का और यह घिनौना बौना एक ही हैं। आखिरकार उसने अपने पति से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उसने अपनी टोकरियां इकट्ठी की, जेम को अपने पीछे आने को कहा, और सीधे मोची की दुकान पर चली गई। देखो, उसने कहा, ये प्राणी कहता है कि वो हमारा खोया हुआ बेटा है। वो मुझे बता रहा है कि कैसे 7 साल पहले उसे चुरा लिया गया था,
और एक परी ने उसे मोहित कर लिया था। सच में? मोची ने गुस्से से टोका। क्या उसने तुम्हें ये बताया? 1 मिनट रुको, बदमाश। मैंने खुद उसे 1 घंटे पहले ही यह सब बताया था और फिर वह तुम्हें धोखा देने चला गया। तो तुम जादू से ग्रसित थे, बेटा। थोड़ा रुको, मैं तुम्हें जादू से ग्रसित कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने पट्टियों का एक बंडल उठाया और जैम पर इतनी जोर से मारा कि वह रोता हुआ भाग गया। बेचारा बौना दिन भर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर घूमता रहा और रात को चर्च की सीढ़ियों पर लेटकर सोता रहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठा और सोचने लगा कि वह जीविकोपार्जन के लिए क्या कर सकता है। अचानक उसे याद आया कि वह एक बेहतरीन रसोइया है और उसने एक जगह तलाशने का फैसला किया। जैसे ही दिन का उजाला हुआ, वह महल की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि देश पर शासन करने वाला महान राजकुमार अच्छी चीजों का शौकीन है। जब वह महल में पहुंचा तो सभी नौकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। अंत में उनकी चीखें और हंसी इतनी तेज हो गई कि प्रधान प्रबंधक चिल्लाते हुए बाहर आया, भगवान के लिए, चुप हो जाओ, क्या तुम नहीं जानते कि महामहिम अभी भी सो रहे हैं? कुछ नौकर तुरंत भाग गए और अन्य ने जैम की ओर इशारा किया। वास्तव में प्रबंधक के लिए इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर स्वयं को हंसने से रोकना कठिन हो गया, लेकिन उसने नौकरों को जाने का आदेश दिया और बौने को अपने कमरे में ले गया। जब उसने उसे रसोइया बनने के लिए कहते सुना, तो उसने कहा, तुमने कुछ गलती की है, मेरे लड़के। मुझे लगता है कि तुम ग्रैंड ड्यूक के बौने बनना चाहते हो, है न? नहीं, सर, जेम ने उत्तर दिया। मैं एक अनुभवी रसोइया हूँ और यदि आप कृपया मुझे मुख्य रसोइये के पास ले जाएं तो शायद वह मेरी कुछ मदद कर सके। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन मेरा विश्वास करें, ग्रैंड ड्यूकल बौने के रूप में आपके लिए एक आसान स्थान होगा। ये कहकर मुख्य प्रबंधक उसे मुख्य रसोइये के कमरे में ले गया। सर, जेम ने पूछा, जब वह इतना झुका कि उसकी नाक लगभग फर्श को छूने लगी, क्या आप एक अनुभवी रसोइया चाहते हैं? मुख्य रसोइये ने उसे सिर से पैर तक देखा और जोर से हंस पड़ा। तुम एक रसोइया हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे खाना पकाने के स्टोव इतने कम हैं कि तुम उन पर रखे किसी भी सॉसपैन में देख सकते हो? ओह, मेरे प्यारे छोटे दोस्त, जिसने भी तुम्हें मेरे पास भेजा था वह तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन बौने को टाला नहीं जा सका। ऐसे घर में 1-2 अंडे या थोड़ा सा मक्खन या आटा और मसाले क्या मायने रखते हैं? उसने कहा, आप जो भी व्यंजन बनवाना चाहें, बताएं और जो सामग्री मैं मांगूं, वह दें, फिर आप देख लें। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और अंततः मुख्य रसोइये को उन्हें आजमाने के लिए राजी कर लिया। वे रसोई में गए, एक बहुत बड़ी जगह जिसमें कम से कम 20 चिमनियाँ थीं, जो हमेशा जलती रहती थीं। कमरे में साफ पानी की एक छोटी सी धारा बह रही थी और उसके एक छोर पर जीवित मछलियां रखी हुई थीं। रसोई में सब कुछ सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर किस्म का था और रसोइयों का झुंड व्यंजन बनाने में व्यस्त था। जब मुख्य रसोइया जेम के साथ आया तो सभी लोग एकदम शांत खड़े रहे। महामहिम ने दोपहर के भोजन के लिए क्या आदेश दिया है? मुख्य रसोइये ने पूछा। महामहिम ने कृपापूर्वक डेनिश सूप और लाल हैमबर्ग पकौड़े मंगवाए हैं। अच्छा, मुख्य रसोइया ने कहा, क्या तुमने सुना है और क्या तुम इन व्यंजनों को बनाने के लिए सक्षम महसूस करते हो? ऐसा नहीं है कि तुम पकौड़ियाँ बना पाओगे, क्योंकि वे एक गुप्त रसीद हैं। बस इतना ही, जेम ने कहा, जिसने अक्सर दोनों व्यंजन बनाए थे। इससे आसान कुछ नहीं है। मुझे कुछ अंडे, जंगली सुअर का एक टुकड़ा और सूप के लिए ऐसी जड़ें और जड़ी बूटियां चाहिए, और पकौड़ियों के लिए, उसने मुख्य रसोइये से धीमी आवाज में कहा, मुझे 4 अलग अलग तरह के मांस, थोड़ी शराब, बत्तख का मज्जा, थोड़ा अदरक और हीलवेल नामक एक जड़ी बूटी चाहिए। क्यों? चकित रसोइया चिल्लाया, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? हाँ, ये वही सामग्री है, लेकिन हमने कभी हीलवेल नामक जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया, जो, मुझे यकीन है, एक सुधार होगा। और अब जेम को अपना हाथ आजमाने की अनुमति दी गई। वह रसोई के चूल्हे तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन 2 कुर्सियों पर एक चौड़ा तख्ता रखकर उसने बहुत बढ़िया काम किया।
सभी रसोइये उसे देखने के लिए खड़े हो गए और जिस तेजी से, चतुराई से उसने काम करना शुरू किया, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। आखिरकार जब सब कुछ तैयार हो गया तो जेम ने 2 बर्तनों को आग पर तब तक रखने का आदेश दिया जब तक वह आदेश न दे। फिर उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, जब तक वह 500 तक नहीं पहुंच गया। तब उसने चिल्लाया, अब। सॉसपैन उतारे गए और उसने मुख्य रसोइये को चखने के लिए आमंत्रित किया। पहले रसोइये ने एक सुनहरा चम्मच लिया, उसे धोया और पोंछा और उसे मुख्य रसोइये को दे दिया, जो गंभीरता से उसके पास गया, व्यंजनों को चखा और उन पर अपने होंठ चटकाए। वास्तव में प्रथम श्रेणी, उसने कहा, तुम निश्चित रूप से इस कला के मास्टर हो। छोटे दोस्त और जड़ी बूटी हील वेल एक विशेष स्वाद देती है। जब वह बोल रहा था, ड्यूक का नौकर यह कहने आया कि महामहिम दोपहर का भोजन तैयार कर चुके हैं और उसे तुरंत चांदी के बर्तनों में परोसा गया। मुख्य रसोइया जेम को अपने कमरे में ले गया, लेकिन उससे कुछ सवाल पूछने का समय ही नहीं मिला था कि उसे तुरंत ग्रैंड ड्यूक के पास जाने का आदेश दिया गया। उसने जल्दी से अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और दूत के पीछे चल दिया। ग्रैंड ड्यूक बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने बर्तन खाली कर दिए थे और अपना मुंह पोंछ रहे थे। तभी मुख्य रसोइया आया। आज मेरा दोपहर का खाना किसने पकाया? उन्होंने पूछा। मुझे कहना ही होगा कि आपके पकौड़े हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इतना स्वादिष्ट कुछ चखा हो जितना आज था। इन्हें किसने बनाया? यह एक अजीब कहानी है, महाराज, रसोइये ने कहा और उसे पूरी बात बताई, जिससे ड्यूक इतना हैरान हो गया कि उसने बौने को बुलाया और उससे कई सवाल पूछे। बेशक जेम यह नहीं कह सकता था कि उसे गिलहरी में बदल दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि उसके माता पिता नहीं थे और उसे एक बूढ़ी औरत ने खाना बनाना सिखाया था। अगर तुम मेरे साथ रहोगे, ग्रैंड ड्यूक ने कहा, तुम्हें सालाना 50 ड्यूकट मिलेंगे, इसके अलावा एक नया कोट और 2 जोड़ी पतलून भी मिलेंगे। तुम्हें खुद ही मेरा दोपहर का खाना पकाना होगा और यह भी बताना होगा कि मैं रात के खाने में क्या खाऊंगा, और तुम्हें सहायक मुख्य रसोइया कहा जाएगा। जेम ने जमीन पर झुककर प्रणाम किया और अपने नए स्वामी की हर बात मानने का वचन दिया। उसने काम शुरू करने में कोई समय नहीं गंवाया और रसोई में उसे पाकर सभी खुश थे, क्योंकि ड्यूक धैर्यवान व्यक्ति नहीं था और अगर उसे परोसा जाने वाला खाना उसके स्वाद के मुताबिक नहीं होता था तो वह अपने रसोइयों और नौकरों पर प्लेट और बर्तन फेंक देता था। अब सब कुछ बदल गया था। वो कभी किसी बात पर शिकायत भी नहीं करता था, 3 के बजाय 5 बार खाना खाता था, उसे सब कुछ स्वादिष्ट लगता था और वह हर दिन मोटा होता जा रहा था। और इस तरह जेम 2 साल तक बहुत सम्मानित जीवन जीता रहा, और जब भी वह अपने माता पिता के बारे में सोचता तो दुखी होता। एक दिन दूसरे दिन की तरह ही बीतता रहा, जब तक कि अगली घटना नहीं घट गई। बोना लॉन्गनोज, जैसा कि उसे हमेशा बुलाया जाता था, अपनी मार्केटिंग का काम खुद ही करने की आदत बना चुका था और जब भी समय मिलता तो वह अपने मुर्गे और फल खरीदने के लिए बाजार चला जाता था। एक सुबह वह हंसों के बाजार में कुछ बढ़िया मोटे हंसों की तलाश में था। अब कोई भी उसकी शक्ल देखकर हंसने के बारे में नहीं सोचता था। वह ड्यूक के खास रसोइये के तौर पर जाना जाता था और हर हंस महिला को गर्व महसूस होता था अगर उसकी नाक उसकी तरफ मुड़ जाती थी। उसने देखा कि एक महिला कई हंसों के साथ अलग बैठी थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह न तो रो रही थी और न ही उनकी तारीफ कर रही थी। वो उसके पास गया, उसके हंसों को टटोला और तौला, और उन्हें बहुत बढ़िया पाकर 3 हंस और उन्हें रखने के लिए पिंजरा खरीदा, उन्हें अपने चौड़े कंधों पर उठाया और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो उसे लगा कि 2 हंस हंस की तरह ही चहचहा रहे थे और चीख रहे थे, लेकिन तीसरा हंस बिल्कुल शांत बैठा था, बस कभी कभी एक गहरी सांस ले रहा था, एक इंसान की तरह। वो हंस बीमार है, उसने कहा, मुझे जल्दी से उसे मारना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन हंस ने उसे बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया, ज्यादा जोर से दबाओ तो मैं काट लूंगा, अगर मेरी गर्दन मरोड़ोगे तो मैं तुम्हें जल्दी ही कब्र में पहुंचा दूंगा। बौने ने भयभीत होकर पिंजरा नीचे रख दिया और हंस ने उसे उदास, बुद्धिमानी भरी निगाहों से देखा और फिर से आह भरी, हे भगवान,
लॉन्ग नोज ने कहा, तो आप बोल सकती हैं, मालकिन गूज। मुझे ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए था। खैर, चिंता मत करो। मैं ऐसे दुर्लभ पक्षी को चोट पहुंचाने से बेहतर जानता हूँ। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप हमेशा इस तरह के पंखों में नहीं थी। क्या मैं खुद एक समय के लिए गिलहरी नहीं था? तुम सही कह रहे हो, हंस ने कहा। मान लो कि मैं इस भयानक हालत में पैदा नहीं हुआ था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि महान वेदरबोर्ड की बेटी मिमी को ड्यूकल टेबल के लिए मार दिया जाएगा। आप बिल्कुल शांत रहें, मालकिन मिमी, जेम ने सांत्वना देते हुए कहा। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और महामहिम का सहायक मुख्य रसोइया हूँ, इसलिए कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं अपने कमरे में आपके लिए एक बाड़ा बना दूंगा और आपको भरपूर खाना मिलेगा, और मैं आकर आपसे जितना हो सके उतना बात करूंगा। मैं सभी अन्य रसोइयों को बता दूंगा कि मैं ग्रैंड ड्यूक के लिए बहुत खास भोजन पर एक हंस को मोटा कर रहा हूँ, और पहला अच्छा मौका मिलते ही मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। हंस ने आंखों में आंसू भरकर उसका शुक्रिया अदा किया और बौने ने अपनी बात रखी। उसने खाने के लिए बाकी 2 हंसों को मार डाला, लेकिन अपने एक कमरे में मिमी के लिए एक छोटा सा शेड बनवाया ताकि वह अपनी निगरानी में उसे मोटा कर सके। उसने अपना सारा खाली समय उससे बात करने और उसे दिलासा देने में बिताया और उसे सभी बेहतरीन व्यंजन खिलाए। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कहानियां बताईं और जेम को पता चला कि हंस जादूगर वेदरबोर्ड की बेटी थी जो गोतलैंड द्वीप पर रहता था। उसका एक बूढ़ी परी से झगड़ा हो गया, जिसने चालाकी और विश्वासघात से उसे मात दे दी और बदला लेने के लिए उसकी बेटी को हंस में बदल दिया और उसे इस दूर की जगह पर ले गई। जब लॉन्ग नोज ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उसने कहा, मैं इन बातों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, और जो कुछ तुम कह रहे हो उससे मुझे लगता है कि तुम किसी जड़ी बूटी के जादू के प्रभाव में हो, यानी अगर तुम वो जड़ी बूटी ढूंढ सको जिसकी गंध से तुम जाग गए हो तो तुम्हारा जादू टूट जाएगा। जेम के लिए ये थोड़ी सी राहत थी, क्योंकि वह जड़ी बूटी कैसे और कहाँ ढूंढेगा। इसी समय ग्रैंड ड्यूक के पास एक पड़ोसी राजकुमार आया, जो उसका मित्र था। उसने लॉन्ग नोज को बुलाया और उससे कहा, अब समय आ गया है कि तुम दिखाओ कि तुम वाकई क्या कर सकते हो। मेरे साथ रहने वाला ये राजकुमार मेरे अलावा किसी और से बेहतर खाना खाता है और खाना बनाने में बहुत अच्छा है। जब तक वह यहाँ है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरी मेज़ पर परोसी जाने वाली चीज़ें उसे हमेशा आश्चर्यचकित करती रहें। साथ ही, मेरी नाराज़गी के बावजूद, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यंजन दोबारा न आए। जो चाहो, ले लो और कुछ भी मत छोड़ो। अगर तुम सोना और कीमती पत्थर पिघलाना चाहते हो, तो ऐसा करो। मैं उसके सामने शर्मिंदा होने के बजाय एक गरीब आदमी बनना पसंद करूंगा। बौने ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, आपकी बात माननी होगी। मैं आपको और राजकुमार को खुश करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। इस समय से छोटा रसोइया शायद ही कभी रसोई घर में दिखाई देता था, जहां वह अपने सहायकों से घिरा हुआ आदेश देता था, पकाता था, स्वाद देता था और सभी प्रकार के व्यंजन परोसता था। राजकुमार ग्रैंड ड्यूक के साथ 2 सप्ताह तक रहा था और खूब मौज मस्ती की। वे दिन में 5 बार खाना खाते थे और ड्यूक के पास बौने की प्रतिभा से संतुष्ट होने का हर कारण था, क्योंकि उसने देखा कि उसका मेहमान कितना खुश था। 15वें दिन ड्यूक ने बौने को बुलाया और उसे राजकुमार के सामने पेश किया। तुम एक बेहतरीन रसोइया हो, राजकुमार ने कहा, और तुम्हें पता है कि क्या अच्छा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, तुमने कभी कोई व्यंजन दोहराया नहीं है, और सभी व्यंजन बहुत बढ़िया थे। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने सभी व्यंजनों की रानी, सुजरेन पेस्टी को कभी क्यों नहीं परोसा? बौना डर गया, क्योंकि उसने पहले कभी इस रानी के बारे में नहीं सुना था। लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया और कहा, मैंने यह आशा करते हुए प्रतीक्षा की कि महाराज की यहाँ यात्रा कुछ समय तक चलेगी, क्योंकि मैंने आपके प्रवास के अंतिम दिन को इस वास्तविक शाही व्यंजन के साथ मनाने का प्रस्ताव रखा था। वास्तव में, ग्रैंड ड्यूक ने हंसते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि आप मुझे इसे खिलाने के लिए मेरी मृत्यु के दिन का इंतजार करते, क्योंकि आपने इसे अभी तक मेरे पास नहीं भेजा है। हालांकि, आपको कोई और विदाई पकवान बनाना होगा,
क्योंकि कल मेरी मेज पर पेस्ट्री होनी ही चाहिए। बोने ने कहा, जैसा महाराज चाहें, और चला गया। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपमान का क्षण निकट आ गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह पेस्ट कैसे बनाया जाता है। वह बहुत दुखी होकर अपने कमरे में चला गया। जब वह वहां विचारों में खोया बैठा था, तो हंस मिमी, जो इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र थी, उसके पास आई और पूछा कि क्या बात है। जब उसने सुना तो उसने कहा, खुश रहो मेरे दोस्त, मैं इस व्यंजन को अच्छी तरह से जानती हूँ, हम अक्सर इसे घर पर खाते थे, और मैं अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि यह कैसे बनाया जाता था। फिर उसने उसे बताया कि इसमें क्या डालना है, और आगे कहा, मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा, और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट जाएंगी तो शायद उन्हें पता न चले। यकीनन अगले दिन फूलों से सजी एक शानदार पेस्ट्री मेज पर रखी गई। जेम ने खुद अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और डाइनिंग हॉल में चला गया। जब वो अंदर गया तो हेड कार्वर पाई को काटने और ड्यूक और उसके मेहमानों की मदद करने में लगा हुआ था। ग्रैंड ड्यूक ने एक बड़ा सा कौर लिया और उसे निगलते समय अपनी आंखें ऊपर उठाईं। ओह ओह, इसे तो पेस्ट्रीज की रानी कहा जा सकता है, और साथ ही मेरे बोने को तो रसोइयों का राजा कहा जाना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, प्यारे दोस्त? राजकुमार ने कई छोटे टुकड़े लिए, चखा और ध्यान से जांच की, और फिर एक रहस्यमय और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन सुजरीन पूरी तरह से तैयार नहीं है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। ग्रैंड ड्यूक क्रोधित हो गया। कुत्ते रसोई, वह चिल्लाया, तुमने मुझे इस तरह परोसने की हिम्मत कैसे की? मैं सजा के तौर पर तुम्हारा सिर काटने का मन बना रहा हूँ। दया करो महाराज, मैंने पेस्ट्री को सबसे अच्छे नियमों के अनुसार बनाया है, कुछ भी छूटा नहीं है। राजकुमार से पूछो कि मुझे और क्या डालना चाहिए था। राजकुमार हंसा, मुझे यकीन था कि तुम यह व्यंजन मेरे रसोई मित्र लॉन्गनोज जितना अच्छा नहीं बना पाओगे। तो जान लो कि एक जड़ी बूटी की कमी है जिसे रिलिश कहते हैं, जो इस देश में नहीं मिलती, लेकिन जो पेस्ट्री को उसका अनोखा स्वाद देती है, और जिसके बिना तुम्हारा मालिक कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं चख पाएगा। ग्रैंड ड्यूक पहले से भी अधिक क्रोधित था। लेकिन मैं इसका पूरा स्वाद चखूंगा, वह दहाड़ता हुआ बोला। या तो कल पेस्ट्री ठीक से बननी चाहिए या फिर इस बदमाश का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। जा बदमाश, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। बेचारा बोना जल्दी से अपने कमरे में वापस गया और हंस के सामने अपना दुखड़ा बयान किया। ओह, बस इतना ही, उसने कहा, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सभी पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में जानना सिखाया था। सौभाग्य से अभी अमावस्या है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ केवल ऐसे समय में ही उगती हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या महल के पास शाहबलूत के पेड़ हैं? ओह हाँ, लॉन्ग नोज ने राहत की सांस लेते हुए कहा, झील के पास महल से सिर्फ 200 गज की दूरी पर उनका एक बड़ा झुंड है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये जड़ी बूटी केवल शाहबलूत के पेड़ों की जड़ों के पास ही उगती है, मिमी ने जवाब दिया, इसलिए हमें इसे खोजने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी बांह के नीचे ले लो और मुझे बाहर ले जाओ, और मैं इसे खोजूंगी। उसने उसके कहे अनुसार किया और जैसे ही वे बगीचे में पहुंचे, उसने उसे जमीन पर लिटा दिया। जब वह झील की ओर तेजी से चल पड़ी, जेम बेचैन दिल से उसके पीछे भागा, क्योंकि वह जानता था कि उसका जीवन उसकी सफलता पर निर्भर था। हंस ने हर जगह शिकार किया, लेकिन व्यर्थ। उसने हर शाहबलूत के पेड़ के नीचे खोज की, अपनी चोंच से घास के हर पत्ते को घुमाया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और शाम होने वाली थी। अचानक बोने ने झील के दूसरी ओर एक बड़ा पुराना पेड़ देखा जो अकेला खड़ा था। देखो, वह चिल्लाया, चलो वहां अपनी किस्मत आजमाते हैं। हंस फड़फड़ाता हुआ आगे निकल गया और वह अपनी नन्ही टांगों से जितनी तेजी से भाग सकता था, उसके पीछे भागा। पेड़ पर बहुत बड़ी छाया थी और उसके नीचे लगभग अंधेरा था, लेकिन अचानक हंस रुक गया, खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और कुछ तोड़ लिया, जिसे उसने अपनी हैरान सहेली की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रहा, और यहाँ और भी उग रहा है, इसलिए तुम्हें इसकी कमी नहीं होगी। बोना पौधे को देखता हुआ खड़ा था।
उसमें से एक तेज मीठी खुशबू आ रही थी, जिसने उसे उस दिन की याद दिला दी जब वह मंत्रमुग्ध था। तने और पत्तियां नीले हरे रंग की थीं और उसमें पीले किनारे वाला एक गहरा, चमकीला लाल फूल लगा था। क्या आश्चर्य है, लॉन्ग नोज ने कहा। मुझे विश्वास है कि यह वही जड़ी बूटी है जिसने मुझे गिलहरी से मेरे वर्तमान दयनीय रूप में बदल दिया। क्या मैं एक प्रयोग करके देखूं? अभी नहीं, हंस ने कहा। अपने साथ एक मुट्ठी जड़ी बूटी ले लो और हमें अपने कमरे में चलने दो। हम तुम्हारे सारे पैसे और कपड़े एक साथ इकट्ठा करेंगे और फिर हम जड़ी बूटी की शक्तियों का परीक्षण करेंगे। इसलिए वे वापस जेम के कमरे में चले गए और यहाँ उसने अपने बचाए हुए 50 ड्यूकेट, अपने कपड़े और जूते इकट्ठे किए और उन सभी को एक बंडल में बांध दिया। फिर उसने अपना चेहरा जड़ी बूटियों के गुच्छे में डुबोया और उनकी खुशबू को अपने अंदर समेट लिया। ऐसा करते समय उसके सभी अंग टूटने और खींचने लगे। उसने महसूस किया कि उसका सिर उसके कंधों से ऊपर उठ गया है। उसने अपनी नाक की ओर देखा और पाया कि वह छोटी होती जा रही है। उसकी छाती और पीठ सपाट हो गई और उसके पैर लंबे हो गए। हंस ने आश्चर्य से देखा। ओह, तुम कितनी बड़ी और कितनी सुंदर हो, वह चिल्लाई। भगवान का शुक्र है, तुम बिल्कुल बदल गई हो। जेम ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया, लेकिन उसकी खुशी उसे यह नहीं भूलने देती थी कि वो अपनी दोस्त मिमी का कितना एहसानमंद था। मैं अपनी जान और अपनी रिहाई के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ, उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कभी भी अपना प्राकृतिक रूप नहीं पा सकता था और वास्तव में जल्द ही मेरा सिर काट दिया जाता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस ले जाऊंगा, जो निश्चित रूप से जानते होंगे कि तुम्हारा मोह कैसे दूर करना है। हंस ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे किसी की नज़र में आए बिना महल से बाहर निकलने में सफल हो गए। वे बिना किसी दुर्घटना के यात्रा पूरी कर गए और जादूगर ने जल्द ही अपनी बेटी को रिहा कर दिया और जेम को धन्यवाद और बहुमूल्य उपहारों से भर दिया। उसने बिना समय गंवाए अपने पैतृक शहर वापस जाने की जल्दी की और उसके माता पिता उस सुंदर, सुडौल युवक को अपने लंबे समय से खोए बेटे के रूप में पहचानने के लिए बहुत तत्पर थे। जादूगर द्वारा दिए गए पैसों से उसने एक दुकान खोली जो अच्छी तरह से समृद्ध हुई और वह लंबे समय तक और खुशी से रहा। मुझे ये बताना नहीं भूलना चाहिए कि जेम के अचानक गायब होने से महल में बहुत अशांति फैल गई थी, क्योंकि जब अगले दिन ग्रैंड ड्यूक ने बॉने का सिर काटने का आदेश भेजा, तो अगर उसे आवश्यक जड़ी बूटियां नहीं मिली तो बॉना नहीं मिलेगा। राजकुमार ने संकेत दिया कि ड्यूक ने अपने रसोइये को भागने दिया था और इसलिए उसने अपना वचन तोड़ दिया था। यह मामला दोनों राजकुमारों के बीच एक महान युद्ध में समाप्त हुआ, जिसे इतिहास में जड़ी बूटी युद्ध के रूप में जाना जाता है। कई लड़ाइयों और जान माल की भारी क्षति के बाद अंततः शांति स्थापित हुई और इस शांति को पेस्टी शांति के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके सम्मान में दिए गए भोज में राजकुमार के रसोइये ने पेस्टी की रानी सुजरेन के लिए भोजन परोसा और ग्रैंड ड्यूक ने इसे बहुत उत्कृष्ट बताया।